हेलो गाइज, वेलकम बैक। हमारा चल रहा था पॉलिटी। ये 24th का ही बोल सकते हैं, सेशन नंबर बी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बारीकी से जो हमारा पार्लियामेंट है उसका बेसिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, उसका लिंक आपको फिर से इसी साइड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। आर्टिकल 79 सिर्फ हमारा ये बोलता था कि इंडिया के पास एक संसद होगा। संसद का दो हिस्सा, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा। ठीक है, चलिए अब इसी को हमको डिटेल से कवर करना है। अब सिंपल समझिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा राज्यसभा है वो किस अनुच्छेद में है, तो 80, लोकसभा 81। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले से इसको स्टार मार्क लगा दिया है। दूसरी बात, जो भी राज्यसभा के लोग हैं वो राज्य के विधानसभा से आते हैं, ये मैंने डिटेल से इसमें बात कर लिया है। ठीक है, और जो लोकसभा है वो पूरे भारत के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा के लोग हैं ना, ये बोलता है कि ठीक हम यहाँ से हटने वाले हैं नहीं, सरकार तो गिर सकती है ना, तो इसको बोलते हैं यह अस्थाई सदन है, क्योंकि इसमें सरकार थोड़ी ना बनती है, ये तो कभी घटेगा नहीं। इसके एमपी हमेशा आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं ठीक है यह अस्थाई सदन है। और इसको बोलेंगे तुम अस्थाई हो, क्योंकि तुम्हारी सरकार कभी भी गिर सकती है। ठीक है, दूसरी बात, इसको बोलते हैं अपर हाउस, उच्च सदन, क्योंकि देखिए पावर तो बेसिकली इसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अल्टीमेटली गॉड से अगर सोचिएगा ना, तो पूरे जो भी स्टेट है ना, हर एक स्टेट के कुछ कुछ प्रतिनिधि इसमें आके बैठते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यह अपर हाउस है और ये लोअर हाउस है, क्योंकि सीधे जनता चुनती है और इसको हटा भी सकती है। तो यह है लोअर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस, उच्च सदन, इसको बोलेंगे निम्न सदन। इसमें बेसिकली जो भी लोग आते हैं ना, जनरली पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब खुद सोचिए ना, बिहार अगर चाहेगा कि ठीक है हमारे बारे में संसद में बात हो, तो क्या अनपढ़ जाहिल को भेज देगा? क्योंकि मिनिस्टर तो आजकल कोई बन सकता है ना, तो उसको तो नहीं भेजेगा। तो जनरली विधायक जी है ना, जो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे भेजा जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यह शिक्षितों का सदन है और ये जनता का सदन है। जनता अपने मन से किसी को भेज दी तो कोई भी जा सकता है, इसको भंग नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें सरकार बनती नहीं है तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते, और इसकी सरकार गिर जाती है तो इसको भंग किया जा सकता है। भंग समझते हैं ना, भंग कहने का मतलब सिंपल ये समझिए, जैसे मान लेते कोई सरकार बनती है, अगर वो बहुमत में है तो उसकी सरकार बन गई। अब मान लेते हैं 1 साल बाद क्या हुआ कि उसके एमपी बोलते हैं ठीक है हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तब फिर से उसमें एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, उसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, कि ठीक है अपना बहुमत साबित कीजिए। तो पता चला कि उनके पास जो एमपी थे ना, उनके पक्ष में खुद ही नहीं थे, इसलिए बोलते अब तुम सरकार नहीं बनोगे, अब हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास उतने एमपी नहीं है जितना होना चाहिए, आधा से ज़्यादा नहीं है। तो उसी को बोलते हैं सरकार का गिरना। सरकार गिर गई मतलब सब कुछ भंग हो गया, सब कुछ खत्म। तो इसको भंग नहीं कर सकते, इसको भंग हम लोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीयक सदन। देखिए भारत की सरकार चलती है लोकसभा से, तो पीएम कहाँ से आएंगे? लोकसभा से, इसलिए पीएम इससे आते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि तुम प्रथम सदन हो, और इसको बोलते हैं द्वितीयक सदन, क्योंकि पीएम इससे बनता नहीं है। दूसरी बात, लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने, और लोकसभा जो है राज्यसभा है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, सॉरी इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सदन, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सदन। क्योंकि देखिए जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम खुद से जाते हैं, उसको वोट देते हैं, और जो जीतेगा अपना सरकार बनाएगा। लेकिन जब राज्य की बात करें तो चुनाव होता है किसका? विधानसभा का। तो जो भी हम विधानसभा का वोट देते हैं तो सरकार किसकी बनती है? बिहार की बनेगी, चाहे यूपी की बनेगी। लेकिन जो विधायक जी यहाँ से जाएंगे पटना, अब वो विधायक जी अपने मन से किसी और व्यक्ति को चुन के भेज देंगे राज्यसभा में। तो हम किसी को यहाँ पर नहीं भेजते हैं, वो हमारे द्वारा चुने गए विधायक जी अपने मन से किसी विधायक को जाके उठा के भेजते हैं दिल्ली में। ठीक है ना, इसलिए बोल सकते हैं कि ठीक है ये अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हमारे सामने तो चुना नहीं गया है, हम जिसको चुन के भेजे हैं वो चुना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव करवाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यह अप्रत्यक्ष सदन है, या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव की वजह से यह अप्रत्यक्ष सदन है, और यह प्रत्यक्ष सदन, क्योंकि इसमें चुनाव प्रत्यक्ष हमारे सामने होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका सीट कभी खाली नहीं रह सकता है। इसका सीट तो खाली हो भी जाएगा ना, क्योंकि मान लेते हैं एमपी रिजाइन कर दिए या फिर सरकार ही गिर गई, तो इसका सीट खाली हो सकता है। अब मुझे बताइए, अगर एक बार में दोनों का सीट खाली हो जाए और कल को हो सकता है कोई कंट्री हम पे अटैक कर दे, तो कौन डिसाइड करेगा कि ठीक है युद्ध लड़ना है
या फिर नहीं लड़ना है या फिर क्या करना है। इसलिए बोलता है देखो भैया एक काम करो, जो सरकार वाली है ना वो तो कभी भी गिर सकती है, लेकिन तुम हमेशा वहीं पे डटे रहना। तुम्हारा सीट कभी भी खाली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति जैसे निकलेगा ना, एक को तुरंत तुम बुला लो किसी स्टेट से, ताकि कल को हो सकता है इसकी सरकार गिर जाए, तो जब युद्ध का समय आए तो कम से कम ये तो डिसीजन ले सकता है ना कि मुझे क्या करना है। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसे खुद सोचिए, हम इसी को क्यों दिए पावर, क्योंकि ये पूरे राज्य की बात करता है ना, ये तो पूरे देश की बात करेगा, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं की जनता चुन के भेज दिया ना। और इसमें एक अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, इसमें पढ़े लिखे भी होते हैं, और हर एक राज्य से विधायक जी चुन के आते हैं। इसलिए बोलते हैं तुम अपना सीट कभी खाली नहीं करोगे, क्योंकि समय पर निर्णय कौन लेगा, जब कोई हमारे ऊपर आफत आ जाएगा तो। और यहाँ पे सरकार के मंत्री लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, और जो विपक्ष है वो पीछे बैठेगा। जो सरकार बना ली वो बन गई सरकार, वो बैठेगा आगे आगे, जो कैबिनेट मंत्री है वो बैठेगा आगे आगे, बाकी सब उसके पीछे बैठेगा, बिल लाएगा, डिस्कस करेगा, हल्ला करेगा, नियम पास, साइन हो गया, नियम लागू। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बात करते हैं कार्यकाल, टेन्योर की बात करते हैं। जो राज्यसभा के लोग हैं ना, जो राज्यसभा के एमपी हैं वो रहेंगे 6 साल के लिए, और जो लोकसभा के एमपी हैं वो रहेंगे 5 साल के लिए। हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। 2014 में आए थे मोदी जी पहली बार, 5 साल जोड़ लीजिए, 14 से 5 19, फिर से हुआ इलेक्शन, फिर से जीत गए। 19 के बाद फिर से 24 में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन इसका कभी सुने कि ठीक है राज्यसभा का चुनाव होता है, इसमें मंत्री निकलते रहते हैं और फिर जाके ऊपर से बढ़ते रहता है इसको। तो यहाँ के जो मंत्री है वो 6 साल के लिए बैठते हैं, और यहाँ के मंत्री 5 साल के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे जितने मंत्री हैं 250 के आसपास, हर 1/3 मंत्री बोल सकते हैं, हर 2 साल के बाद निकाल दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, अब कैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे 600 मंत्री हैं, ऐसे तो 250 इसमें है, मान लेते 600 मंत्री हैं, तो 1/3 मंत्री यानी 200 मंत्री बाहर चला जाएगा। अब फिर से 200 मंत्री आएगा। अब जो 400 बच गया था ना, उसमें से फिर से 200 को बाहर कर दिया जाएगा, अब फिर से 200 आएगा। और जो फिर से अब 200 बचा हुआ उसको बाहर कर दिया जाएगा, फिर से 200 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो व्यक्ति यहाँ पे था ना लास्ट वाला 200, वो 6 साल तक रह लिया ना। ऐसे करते करते हर 1/2 एमपी को, हर 1/3 एमपी को, इसलिए बोलते हैं कि हर 1/3 एमपी को, राज्यसभा का जो टोटल सीट है ना उसके हर 1/3 एमपी हमेशा 2-2 साल वो निकलते हैं, और फिर से पीछे से वो बढ़ते जाता है, और इस तरीके से वो 6 साल तक अपना काम कर पाता है। और इसका जो न्यूनतम एज है, मतलब मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी एन एमपी ऑफ राज्यसभा, ये हमारा 30 ईयर। जब तक 30 साल का होगा नहीं तब तक राज्यसभा में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। लोकसभा के लिए 25 साल काफ़ी, 25 साल के आप हो गए, चुनाव लड़िए, आप पीएम भी बन सकते हैं, बताइए, ठीक है ना। राज्यसभा के लिए 30 साल, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बूढ़ों का सदन है। अब 30 साल में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता है, पर हम एक मतलब क्या बोले, इसको हम सिंपल बोल देते हैं कि ठीक है तुम 25 साल के हो, युवा हो, 30 साल के हो तो कुछ ज़्यादा युवा हो गए, बूढ़े हो गए, इसको बोलते हैं बूढ़ा सदन, इसको बोलते हैं युवाओं का सदन, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपका सिस्टम है कि लोकसभा भी होना चाहिए, राज्यसभा भी होना चाहिए, ये तरीका दुनिया के लगभग हर एक देश में है, ठीक है ना। बस फ़र्क क्या है कि वो लोग अपना अलग नाम दे दिया है कि ठीक है हम राज्यसभा नहीं बोलेंगे, हम इस नाम से जानेंगे। अब ये जो तरीका है वो कौन दिया था, ब्रिटेन। इसलिए एक क्वेश्चन बनता है ब्रिटेन से कि वो अपने राज्यसभा को क्या बोलता है, और एक आपका आता है यूएसए से, ठीक है ना, अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे भी आता है। तो सिंपल समझिए, ब्रिटिश बोलता है कि हम राज्यसभा को बोलेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो लोकसभा है हम उसको बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन, क्योंकि जो लोकसभा है ना वो कॉमन आदमी चुन लेती है, इसलिए बोलते हैं कि यह घर है कॉमन लोगों का। लॉर्ड्स का मतलब ऐसे बेसिकली भगवान होता है, गॉड। तो इसमें आने के लिए पहुंच चाहिए ना, इसलिए इसको बोलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो अमेरिका है ना, राज्यसभा को बोलता है सीनेट, और जो लोकसभा है वो उसको बोलता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इतनी बात समझ गए ना। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, तो ये है प्रतिनिधि करने वाला एक एक स्टेट को, और ये हमारा सीनेट। इतनी बात समझ गए ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, वो बोलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा को, और इसको बोलता है हाउस ऑफ कॉमन। और जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो बोलता है सीनेट, और इसको बोलता है लोकसभा को बोलता है, और लोकसभा को बोलता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। अब एक बात और, जो इंडियन है, जो इंडिया के जो एमपी है ना, जो
पार्लियामेंट का हिस्सा है उसको बोलते हैं सांसद। वैसे यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी एमपी हैं, वो एमपी अमेरिका में भी होंगे ना। बस फ़र्क क्या है, अमेरिका बोलता है हम एमपी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कांग्रेसमैन। कल को हो सकता है जैसे मान लेते जो बाइडन भी तो इसी का हिस्सा है ना, है कि नहीं। तो जो बाइडन भी एक एमपी हैं इंडिया के लिए, मान लीजिए इंडिया की तरफ से, इंडिया के नहीं है, तो जो बाइडन एक एमपी हैं, लेकिन वो लोग बोलता है क्या कि यह एक कांग्रेसमैन है। बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है ना। तो वो लोग अपने एमपी को बोलता है कांग्रेसमैन, और हमारे इंडिया में कांग्रेस तो पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी का नाम, और वहाँ पे एमपी का नाम है कांग्रेस। मतलब एमपी ही कहलाता है कांग्रेस यूएसए में। इतनी बात समझ गए ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आप आर्टिकल 77 से लेके 81, बेसिकली 79, 80 और 81, तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँगा। चलिए फिर मिलते तब तक के लिए सी यू सून।